हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो हायर ऑर्डर की होती है उसका सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो कोई भी इक्वेशन अगर पार्शियल है और वो कैसी है, हायर ऑर्डर की है, तो उसका सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, उसका सोल्यूशन होता है y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। ठीक है, तो कोई भी हायर ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसका सोल्यूशन क्या होता है, हमेशा y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। यहाँ पे सी एफ क्या होता है, सी एफ होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और पी आई क्या होता है, पी आई होता है पार्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है ना। अब ये सी एफ कैसे निकालते हैं और पी आई कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए क्या है, जैसे कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है डी टू वाई डी एक्स टू प्लस डी वाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एफ एक्स। ठीक है, ऐसे कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास है। अब हमको अगर सी एफ फाइंड आउट करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है और हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या होती है, इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका सोल्यूशन हो जाएगा सी एफ प्लस पी आई। अब जो यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पे, इससे हम क्या निकालते हैं, सी एफ निकालते हैं, इससे हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं। और इक्वल टू के आगे जो लिखा हुआ है राइट हैंड साइड पे, इससे हम क्या निकालते हैं, पी आई निकालते हैं। ठीक है, तो अगर हमें सी एफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो हम कहाँ पे जाएंगे, इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, सी एफ निकाल लेंगे, और इक्वल के आगे से हम क्या निकालते हैं, हमेशा पी आई निकालते हैं, पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। ठीक है, अब सी एफ और पी आई निकालने के लिए क्या क्या तरीके हैं हमारे पास, उसको देख लेते हैं। तरीके क्या क्या है, कोई भी इक्वेशन अगर हमको उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी डेरिवेटिव है, डिफरेंशियल डेरिवेटिव डी डी एक्स, इसको हमें कैपिटल डी कंसीडर करना है। सबसे पहला स्टेप, जितना भी डेरिवेटिव है डी डी एक्स, इसको हम लोग को क्या मान लेना है, कैपिटल डी मान लेना है। सेकंड स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप होता है जो कैपिटल डी माना हुआ है उसको हम लोग स्मॉल एम मान लेते हैं, और स्मॉल एम मानने के बाद हम क्या निकालते हैं, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम डेरिवेटिव को कैपिटल डी मानना, सेकंड स्टेप कैपिटल डी को स्मॉल एम मानना, और स्मॉल एम मानने के बाद इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट कर लेना। अब जब हम लोगों ने ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल लिया है, तो थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, इसी ऑक्सिलरी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, और ऑक्सिलरी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके हम m की कुछ वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे। इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके हमें क्या करना है, स्मॉल m जो हमने माना हुआ था, इस स्मॉल m की कुछ वैल्यूज़ होंगी, उस वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है। अब ये वैल्यू कितनी भी हो सकती है, अगर पावर 2 का इक्वेशन है तो 2 वैल्यूज़ होंगी, पावर 3 का इक्वेशन है तो 3 वैल्यूज़ होंगी, पावर n का इक्वेशन है तो यहाँ पे हमको n वैल्यूज़ मिलेंगी। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, जब हमने m की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली है, अब हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास 3 केस बनेंगे। ठीक है, जब भी हम m की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 3 केस बनते हैं। पहला केस बनेगा कि जो m की वैल्यूज़ आई है, ये जो m की वैल्यूज़ आई है, ये सारी रियल नंबर्स हो सकती हैं, है ना, ये सारी नंबर्स 1 2 3 4 -1 -1। ठीक है, तो ये सब क्या हो सकती हैं, रियल नंबर्स हो सकती हैं। सेकंड केस क्या बनता है कि जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये हमारी क्या हो सकती हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकती है। ये क्या हो सकती हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकती है। m की वैल्यू जो आई है ये हमारी कैसी हो सकती है, a ± ib के फॉर्म में हो सकती है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकती है। ठीक है, और थर्ड क्या हो सकता है, ये हमारी इरेशनल फॉर्म में हो सकती है, अंडर रूट के फॉर्म में हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास 3 केस बनते हैं कि जो m की वैल्यूज़ है ये क्या क्या हो सकती है, रियल भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स a + ib के फॉर्म में भी हो सकती है, या अंडर रूट के फॉर्म में भी हो सकती है। अब अगर रियल है तो रियल के लिए हमारे पास अलग से फॉर्मूला है सी एफ का, अगर कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स के लिए अलग से फॉर्मूला है सी एफ का, और अगर अंडर रूट के फॉर्म में आ रही है वैल्यूज़ तो उसके लिए हमारे पास अलग से फॉर्मूला है सी एफ का। इसको हम लोग को याद करना होगा। अगर ये m की वैल्यूज़ रियल नंबर्स हैं,
ठीक है। अगर ये m की वैल्यूज़ क्या है, रियल नंबर, मतलब अगर m की वैल्यूज़ क्या है, m1 m2 m3 सब कहाँ पे जा रही हैं, रियल नंबर्स पे जा रही हैं, ठीक है। तो CF की वैल्यू क्या हो जाती है, CF का फॉर्मूला बन जाता है जितने कांस्टेंट, जितनी वैल्यूज़ हैं उतने कांस्टेंट। अगर मान लिया हमने कि m की 3 वैल्यूज़ हैं तो हमारे पास कांस्टेंट कितने होने चाहिए, 3। जितनी m की वैल्यूज़ होंगी उतने हमें कांस्टेंट कंसीडर करने हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो हमने मान लिया कि m की वैल्यू क्या आ रही है, m1 m2, 2 वैल्यूज़ आ रही है। m की कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं, 2 वैल्यूज़, और ये कहाँ पे है, रियल नंबर में है। तो अगर m की 2 वैल्यूज़ m1 और m2 है, ये रियल नंबर को बिलोंग कर रही हैं, तो CF का फॉर्मूला क्या हो जाता है, CF का फॉर्मूला हो जाता है 2 वैल्यूज़ हैं तो 2 कांस्टेंट। तो पहला कांस्टेंट हो गया C1 e पावर m1x प्लस दूसरा कांस्टेंट C2 e टू द पावर m2x। तो ये जो आ रहा है ये हमारा क्या हो रहा है, CF हो रहा है। ये हमने क्या निकाल लिया, CF निकाल लिया। कब, जब m की वैल्यूज़ कहाँ पे लाई कर रही हैं, रियल नंबर पे लाई कर रही हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहला केस हो गया कि m की वैल्यू अगर रियल नंबर पे लाई कर रही है और दोनों क्या है, अलग अलग है, m1 और m2 आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा पहला केस है जब m1 और m2 इक्वल नहीं है, ठीक है। तो CF की वैल्यू क्या हो जाती है, C1 e पावर m1x C2 e पावर m2x, ठीक है। अब यहीं पर दूसरा केस बनता है। दूसरा केस क्या बनता है कि जो वैल्यूज़ है m1 m2 ये आपस में इक्वल भी हो सकती हैं। जो वैल्यूज़ दी गई हैं m1 m2 ये आपस में इक्वल भी हो सकती हैं। तो दूसरा केस क्या बन रहा है, अगर m1 इज इक्वल टू m2 हो जाए, m1 इज इक्वल टू m2 हो जाए, ठीक है। अगर m1 इज इक्वल टू m2 हो रहा है तो हमको CF की वैल्यू क्या मिल जाएगी। तो CF का फॉर्मूला क्या बनता है, जितनी वैल्यूज़ उतने कांस्टेंट। तो यहाँ पे हमारे पास कितनी वैल्यूज़ हैं, 2 वैल्यूज़, पहली वैल्यू m1, दूसरी वैल्यू m2। तो 2 वैल्यूज़ हैं तो 2 कांस्टेंट मिलेंगे। लेकिन अब यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है कि m1 और m2 आपस में बराबर हो गए, ठीक है। m1 और m2 आपस में क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। अब अगर दोनों बराबर हैं तो हम लोग को लिखने का तरीका चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, C1 लिखेंगे प्लस x लिख देंगे और इसमें C2, सेकेंड कांस्टेंट C2 लिख के e पावर m1x या m2x कुछ भी लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्म बनता है अगर दोनों वैल्यूज़ हमारी इक्वल हो जाती है। m1 और m2 अगर बराबर है तो हमें लिखने का तरीका ऐसे हो जाएगा। अगर m1 और m2 आपस में अलग अलग है तो लिखने का तरीका ऐसे हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गई बात अगर वैल्यूज़ हमारी रियल नंबर आती है। अब सेकंड केस है कि अगर वैल्यूज़ हमारी क्या आ जाती हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आ जाती है। मतलब अगर m की वैल्यू क्या आ रही है, a प्लस माइनस IB आ रही है, ठीक है। हमने m को सिंप्लीफाई किया और हमें क्या मिल गया, m a प्लस माइनस IB, है ना। तो एक वैल्यू क्या है, a प्लस IB, दूसरी वैल्यू क्या है, a माइनस IB। मतलब यहाँ पे m की कितनी वैल्यू मिल रही है, 2 वैल्यू मिल रही हैं। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, अगर कॉम्प्लेक्स, अब ये i आ रहा है, i का मतलब कॉम्प्लेक्स, मतलब ये जो वैल्यू है ये हमारी कैसी है, कॉम्प्लेक्स नंबर पे जा रही है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर पे जा रही है। अब अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर पे जा रही है तो यहाँ पे CF लिखने का तरीका क्या हो जाता है, CF लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, E बनाना होगा। 2 वैल्यूज़ हैं तो 2 कांस्टेंट हमेशा, ठीक है, चाहे वो रियल हो या ये हो, कोई भी हो, ठीक है। तो CF की वैल्यू कैसे निकालते हैं, एक्सपोनेंशियल E लिख के, ये हमारा रियल पार्ट होता है और ये इमेजिनरी पार्ट होता है। तो E पावर रियल पार्ट, E पावर AX, E पावर क्या हो गया, AX हो गया। इसके बाद ब्रैकेट बनाएंगे, पहला कांस्टेंट C1 लिख दो या A लिख दो या B, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट लिखना है। तो हमने C1 लिख दिया, C1 cos, इसके बाद इमेजिनरी पार्ट BX प्लस सेकंड कांस्टेंट C2 sin BX, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए CF हो गया। क्लियर बात। अब यहीं पे एक दूसरा केस बनता है। दूसरा केस क्या बनता है कि ये जो वैल्यूज़ है ये आपस में रिपीट कर जाए, ये वैल्यूज़ आपस में क्या कर जाए, रिपीट कर जाए। मतलब m की वैल्यू क्या आ रही है, m इज इक्वल टू a प्लस माइनस IB और a प्लस माइनस IB। अब देखो यहाँ पे m की वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट कर रही है। एक वैल्यू a प्लस माइनस IB आई है और दूसरी वैल्यू भी क्या आ गई है, a प्लस माइनस IB। मतलब टोटल हमारे पास कितनी वैल्यूज़ हैं, 2 यहाँ, टोटल हमारे पास 4 वैल्यूज़ हैं। अब 4 वैल्यूज़ हैं तो 4 कांस्टेंट होंगे, ठीक है। तो जब भी केस अगर हमारा रिपीट कर रहा है
अगर वैल्यूज़ हमारी क्या कर रही हैं, रिपीट कर रही हैं, तो CF लिखने का तरीका भी चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे चेंज हो गया, CF लिखने का तरीका क्या बन जाएगा, सेम प्रोसेस, e पावर रियल पार्ट ax। अब जैसे यहाँ पे लिखा था C1 प्लस एक्स C2, तो वैसे यहाँ पर हम लोग लिख देंगे C1 के प्लेस में क्या लिख देंगे, C1 प्लस एक्स C2 कॉस dx। इसके बाद तीसरा कांस्टेंट हो गया C3 प्लस एक्स C4 साइन dx। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, CF किसके लिए, जब हमारे कॉम्प्लेक्स के रूट आपस में रिपीट कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स के रूट आपस में क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर m की वैल्यूज अंडर रूट के फॉर्म में आ रही है, ठीक है, अगर m की वैल्यूज मान लिया m इज इक्वल टू क्या आ रहा है, a प्लस माइनस अंडर रूट b आ रहा है। हमने सिंप्लीफाई किया इस इक्वेशन को, ऑक्सिलरी इक्वेशन को, और सिंप्लीफाई करके हमें m क्या मिल गया, a प्लस माइनस अंडर रूट b। तो अगर ऐसा केस बनता है तो इसके लिए CF क्या हो जाता है, फिर से सेम जैसे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स के लिए है, सेम फॉर्मूला यहाँ पे बनेगा। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, e पावर ax इंटू, दो वैल्यूज़ हैं तो पहली हो जाएगी C1 कॉस, चेंज क्या होगा, यहाँ पे कॉस dx था, यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक आ जाएगा। ठीक है, कॉस हाइपरबोलिक आ जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक dx प्लस C2 साइन हाइपरबोलिक dx। तो ये हमारा बन जाएगा CF का फॉर्मूला। अब सेम ऐसे अगर ये रूट हमारे रिपीट कर रहे हैं तो C1 के प्लेस पे C1 प्लस एक्स C2 और C2 के प्लेस पे C3 प्लस एक्स C4 बन जाएगा। ठीक है, तो ये तीन प्रोसेस है, तीन केस है। अगर हमें CF निकालना होता है तो इतनी चीज़ें हम लोग को याद होनी चाहिए। ठीक है, अगर इतनी चीज़ें याद हैं तो हम लोग को सोल्यूशन का आधा पार्ट अपने आप से समझ में आने लगेगा। अगर ये चीज़ नहीं याद है तो ये चीज़ नहीं हो पाएगी। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। कोई भी इक्वेशन होगा, सबसे पहले हमें क्या करना है, d dx जो भी डेरिवेटिव है इसे कैपिटल D मानना है। सेकेंडली हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल D को स्मॉल m कंसीडर करके इसकी एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लेंगे। जब हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन बना ली है, अब उस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे और क्या निकाल लेंगे, स्मॉल m की वैल्यू जो हमने कंसीडर की थी इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। अब ये वैल्यू हमारी तीन तरह की हो सकती है। अगर r के फॉर्म में आ रही है, रियल नंबर्स हैं और अलग अलग हैं, तो CF का फॉर्मूला बन जाता है C1 e पावर m1x C2 e पावर m2x। अगर ये दोनों वैल्यूज़ आपस में रिपीट कर रही हैं, m1 की वैल्यू m2 के बराबर आ रही है, तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, C1 प्लस एक्स C2। ठीक है, अब मान लो जो m की वैल्यूज़ हैं वो तीन आ रही होती, m1 m2 और m3, ये तीन वैल्यूज़ आपस में रिपीट कर रही होती। तो जैसे हमने यहाँ पे C1 प्लस एक्स C2 लिखा है, तो यहाँ पे तीन वैल्यूज़ हैं तो तीन कांस्टेंट, तो पहला कांस्टेंट C1 प्लस एक्स C2, अब तीन है तो x पावर 2 हो जाएगा C3, इसके बाद e पावर mx। ठीक है, अगर यहीं पे चार वैल्यूज़ होती इज इक्वल टू m4 हो जाता, चार वैल्यूज़ होती तो हम लोग क्या लिखते, C1 एक्स C2 x पावर 2 C3 x पावर 3 C4 इंटू ई पावर m1x। अब ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, ये चीज़ हम लोग कैसे लिख रहे हैं ये बात अब समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो ये हो गया रियल नंबर के लिए। अगर हमें कॉम्प्लेक्स देखना है, m की वैल्यूज़ कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में आ रही है, a प्लस माइनस IB के फॉर्म में आ रही है, तो उसके लिए CF क्या हो जाता है, e की पावर रियल पार्ट e पावर ax इंटू C1 cos dx प्लस C2 साइन dx। ठीक है, अब यही वैल्यूज अगर रिपीट कर रही होती तो C1 के प्लेस पे सेम ऐसे लिख देते, C1 प्लस एक्स C2, और C2 के प्लेस पे क्या लिख देते, C3 प्लस एक्स C4 लिख देते। ठीक है, अब यही वैल्यूज अगर रूट के फॉर्म में आ रही हैं तो ठीक है, बस कॉस के प्लेस में क्या हो जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक, और साइन के प्लेस में क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक। केवल इतना है, क्लियर है। तो पहले CF देख लेते हैं आज, अगले वीडियो में PI कैसे सिंप्लीफाई करते हैं उसको देख लेंगे। ठीक, तो जैसे कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है d2i dx2 माइनस ऑफ टू dy dx प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक,
इसका हमको सिंप्लीफिकेशन करना है और इसका सोल्यूशन निकालना है। ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके हमको इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना है। ठीक, तो कैसे निकालेंगे? जैसे प्रोसेस बताया है सेम प्रोसेस से चलेंगे और कुछ नहीं करेंगे। प्रोसेस क्या बताया है? सबसे पहले कंसीडर कर लेंगे, लेट कर लिया डी डी एक्स को हमने कैपिटल डी मान लिया, डी डी एक्स को कैपिटल डी मान लिया। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया? डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 y बाहर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये मिल गया। अब इसके बाद हमने क्या कहा था कि अब इसके बाद हमें क्या करना है? अगेन लेट करना है d इज इक्वल टू स्मॉल m। d इज इक्वल टू स्मॉल m मानने के बाद हमें क्या मिल जाएगा? इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल जाएगी। तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या मिल रही है? m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 y इज इक्वल टू 0। ठीक, अब इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल लेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है? इस y को हटा दो, जो बचा है वो लिख लो। क्या बचा है? m स्क्वायर माइनस ऑफ 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी आ गई ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके हमें क्या निकालना है? m की वैल्यूज। जैसे प्रोसेस लिखा है सेम वैसे ही चल रहा है, कुछ भी अलग नहीं किया है। ठीक है, सबसे पहले डी डी एक्स को हमें क्या मानना है? कैपिटल डी मानना है। सेकेंड स्टेप क्या है? डी को स्मॉल m मान लिया। थर्ड स्टेप में इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल दी। अब इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को हमें सिंप्लीफाई करना है और स्मॉल m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये क्या लिखा है? m माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या लिखा हुआ है? m माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें m की कितनी वैल्यूज़ मिल रही हैं? 2 वैल्यूज़, 1, 1। अब 1 और 1 क्या होता है? रियल नंबर होते हैं। 1 और 1 क्या है? रियल नंबर। अब ये रियल नंबर भी है और दोनों रूट्स हमारे क्या हो रहे हैं? रिपीट। ये भी 1 है, ये भी 1 है ना? ये भी 1, ये भी 1, मतलब दोनों क्या कर रहे हैं? हमारे रिपीट कर रहे हैं। अब अगर दोनों रिपीट कर रहे हैं तो हमको CF का फॉर्मूला पता है। CF क्या हो जाएगा? C1, 2 वैल्यूज़ है तो 2 कांस्टेंट, C1 प्लस एक्स C2 e पावर 1x। तो ये हमारा हो गया CF। क्लियर है? इक्वल के आगे अगर 0 लिखा हो तो PI हमेशा क्या होता है? 0 होता है। अगर इक्वल के आगे 0 है मतलब PI की वैल्यू हमेशा क्या है? 0। तो CF पता है, PI पता है, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? CF प्लस PI, CF प्लस PI। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो बात क्लियर है? अगर रूट्स हमारे रिपीट कर रहे हैं तो कैसे CF लिखना है ये बात क्लियर है। अगर रूट रिपीट ना कर रहे होते तो कैसे लिखना है ये भी बात क्लियर है। ठीक, अगर मान लेते हैं यहाँ पे 1, 1 ना आके क्या आ जाता है? m इज इक्वल टू 1, 2 आ जाता। ठीक है ना? तो CF क्या हो जाता है? CF हो जाता है C1 e पावर 1x प्लस C2 e पावर 2x। ये हमारा CF हो जाता है अगर वैल्यूज़ हमारी 1, 2 आती। ठीक है ना? 1, 2 ना आके वैल्यूज़ क्या आ रही हैं? 1, 1 आ रही है, मतलब रिपीटेड रूट्स आ रहा है। रूट्स हमारे क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। अगर रूट रिपीट हो रहे हैं तो CF हमको पता है कैसे लिखते हैं। CF लिख लिया, इक्वल के आगे 0 चल रहा है तो PI हमेशा 0 होता है, PI 0 हो गया। तो y इज इक्वल टू CF प्लस PI। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? बात क्लियर है? तो ये हो गया रियल नंबर के लिए। सेम ऐसे ही अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स में हमें क्या करना होता है। अगर कोई भी इक्वेशन है उसको हमें सिंप्लीफाई करके कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लाना है। जैसे कोई इक्वेशन लिखा है d2y अपॉन dx2 प्लस 4 इज इक्वल टू 0 प्लस 4y इज इक्वल टू 0। ठीक, प्लस 4y इज इक्वल टू 0 ये लिखा हुआ है। तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले जैसे प्रोसेस बताया सेम वैसे ही करेंगे। सबसे पहले कंसीडर कर लिया डी डी एक्स को कैपिटल डी मान लिया। तो इक्वेशन हमारा क्या बन गया? डी स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू 0 बन गया। सेकेंडली हमें क्या करना है? डी को स्मॉल m कंसीडर करना है। तो स्मॉल m स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू 0। इसके बाद इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो गई? m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन हो गई। अब इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है तो m स्क्वायर इज इक्वल टू -4। तो m की वैल्यू हमें क्या मिल गई? प्लस माइनस 2i मिल गई। m इज इक्वल टू क्या मिल गया? प्लस माइनस 2i।
अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 2i लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 2i। अब यहाँ पे i दिख रहा है, मतलब ये जो हमारी वैल्यूज़ आ रही है ये कहाँ पे जा रही है, कॉम्प्लेक्स नंबर पे जा रही है, ठीक है ना। ये वैल्यूज़ हमारी कहाँ पे जा रही है, कॉम्प्लेक्स नंबर में। अब अगर ये वैल्यूज़ हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर में जा रही है तो इसका CF निकालना आता है हम लोग को। CF का फॉर्मूला क्या बताया है, e पावर रियल पार्ट क्या है, 0 है, तो e पावर 0x इंटू दो वैल्यूज़ हैं, एक वैल्यू प्लस की एक वैल्यू माइनस की, तो कांस्टेंट भी कितने होंगे, दो कांस्टेंट होंगे। पहला कांस्टेंट हो गया C1 कॉस इमेजिनरी पार्ट क्या है, 2 है, तो C1 कॉस 2x प्लस C2 साइन 2x, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब e पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तो CF इज इक्वल टू क्या हो गया, C1 कॉस 2x प्लस C2 साइन 2x। अब इक्वल के आगे 0 है तो हमारा PI क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, CF प्लस PI, मतलब C1 कॉस 2x प्लस C2 साइन 2x, ये हमारा फाइनल आंसर बन के आएगा। ठीक, तो जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन आएगा तो हमें कैसे सिंप्लीफाई करना है समझ में आ रहा है, क्लियर है बात, ये बात हमको समझ में आ रही है। अब इसके बाद आखिरी केस है, जब इक्वेशन हमारा क्या हो जाता है, अंडर रूट के फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। जैसे कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है d स्क्वायर माइनस ऑफ 4d प्लस 1 y इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये इक्वेशन लिखा हुआ है। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है और इसके लिए CF और PI की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब यहाँ पे हमको d dx के प्लेस में पहले से d लिख के दिया गया है, ठीक है, तो हमको d लिखने की ज़रूरत है नहीं, डायरेक्ट हम सोल्यूशन पे आ जाएंगे। अब हमें क्या करना है, एक स्टेप हमारा पहले से कैंसिल है, तो अब हमें क्या करना है, कैपिटल D को स्मॉल m कंसीडर कर लेना है। कंसीडर करेंगे तो m स्क्वायर माइनस ऑफ 4m प्लस 1 y इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद हमने क्या कर लिया, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लिया। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, m स्क्वायर माइनस ऑफ 4m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करना है और m की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो इसके फैक्टर तो होंगे नहीं, अगर फैक्टर नहीं होंगे तो हमें क्या पता है, फैक्टर नहीं होते हैं तो हम क्या लगाते हैं, श्रीधराचार्य लगाते हैं। फॉर्मूला क्या होता है उसका, माइनस ऑफ b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, तो माइनस ऑफ b क्या हो गया, 4 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर क्या हो गया, 4 का स्क्वायर 16, माइनस ऑफ 4a इंटू सी क्या हो गया, 1 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1, ठीक। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो गया 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 12 अपॉन 2। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 4 प्लस माइनस 2 रूट 3 अपॉन 2, क्लियर। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3, 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3। अब ये हमारा क्या हो रहा है, इरेशनल के फॉर्म में जा रहा है, ठीक है, केस 3 में जा रहा है। अब अगर ये केस 3 में जा रहा है तो इसको CF निकालना हम लोग को पता है, फॉर्मूला याद कर चुके हैं। CF कैसे निकालते हैं, CF निकालने के लिए दो वैल्यूज़ हैं तो दो कांस्टेंट होंगे। पहला कांस्टेंट C1 e पावर प्लस के आगे का टर्म 2x, इसके बाद पहला कांस्टेंट C1, यहाँ पे cos के साथ क्या आ जाता है, हाइपरबोलिक आ जाता है, cos हाइपरबोलिक 3x प्लस C2 साइन हाइपरबोलिक 3x। ये हमारा CF हो गया। PI हमारा 0 है, CF पता है, PI पता है, y इज इक्वल टू CF प्लस PI, फाइनल आंसर हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ना, बात क्लियर हो रही है। हम लोग को कोई भी इक्वेशन आएगा, तीनों केस में कोई भी इक्वेशन आता है, अगर फॉर्मूला याद है CF का तो कैसा भी क्वेश्चन होगा वो हम लोग अपने आप से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है ना, कर सकते हैं। अब कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके।
जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है डी स्क्वायर माइनस ऑफ 3d माइनस ऑफ 4y इज इक्वल टू 0। ठीक, ये क्वेश्चन है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, फिर से हम लोग क्या कर लेंगे, d को स्मॉल m कंसीडर कर लेंगे। d को अगर स्मॉल m कंसीडर करते हैं तो हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बन जाती है, m स्क्वायर माइनस ऑफ 3m माइनस 4 इज इक्वल टू 0 बन जाती है। अब इस इक्वेशन को हम लोग को सिंप्लीफाई करना है, तो m स्क्वायर माइनस ऑफ 4m प्लस m माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर कर लेंगे तो m माइनस 4 प्लस m माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर क्या मिल गया है, m माइनस 4 m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मतलब m की वैल्यूज़ हमको क्या मिल रही है, 4 कॉमा माइनस 1। अब 4 कॉमा माइनस 1 क्या है, रियल नंबर है। तो 4 कॉमा माइनस 1 हमारे पास कैसा है, रियल है और डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है। अब की बार दोनों वैल्यूज़ हमारी क्या हो रही है, अलग अलग आ रही है। अगर दोनों वैल्यूज़ अलग अलग आ रही हैं तो CF की वैल्यू पता है हमें कैसे निकालनी होती है, दो वैल्यू तो दो कांस्टेंट, C1 e पावर 4x C2 e पावर माइनस x। अब Pi इक्वल के आगे 0 है तो Pi क्या हो गया, 0 हो गया। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू C1 e पावर 4x C2 e पावर माइनस x। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ रही होगी CF कैसे निकालना होता है, प्रोसेस क्या है, केवल प्रोसेस पे चल रहा, कोई भी क्वेश्चन होगा वो अपने आप से सिंप्लीफाई होगा। प्रोसेस उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर से देख लो प्रोसेस, याद बस मेन है प्रोसेस याद होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन कोई भी हो कैसा भी हो वो अपने आप से सिंप्लीफाई होता है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, डी डी एक्स को कैपिटल डी मानना होता है। सेकेंडली क्या करना होता है, कैपिटल डी को स्मॉल m कंसीडर करना है, और कैपिटल डी को स्मॉल m कंसीडर करते ही हमें क्या मिल जाती है, ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल जाती है। ऑक्सिलरी इक्वेशन इस फॉर्म में ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल जाती है। अब इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके हमें क्या करना है, m की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। m की वैल्यूज़, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके m की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। m की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। अब जैसे ही m की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे, ये वैल्यू या तो रियल होगी या कॉम्प्लेक्स होगी या इरेशनल होगी। ठीक है, या तो रियल या तो कॉम्प्लेक्स या तो इरेशनल। रियल में भी रिपीट नॉन रिपीट, रिपीट नॉन रिपीट, रिपीट नॉन रिपीट, या तो रूट्स हमारे रिपीट करेंगे या तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास 6 केस बन जाते हैं। अब 6 केस के लिए सारे फॉर्मूले पता है। अगर रियल है तो फॉर्मूला क्या होता है पता है, कॉम्प्लेक्स है तो मेन है ये फॉर्मूले याद करना। ठीक है, ये फॉर्मूले याद होने चाहिए और ये जो प्रोसेस है ये याद होना चाहिए। अगर इतना याद है तो CF में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट टर्न पे, नेक्स्ट वीडियो पे। PI कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, PI के लिए भी हमको यहीं पे आना होगा। ठीक है, इस y को रिमूव कर देंगे, जितना भी d का फॉर्म लिखा हुआ है यहीं से क्या करते हैं हम लोग, PI फाइंड आउट करते हैं। तो नेक्स्ट टर्न पे देखेंगे PI कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, उसके लिए भी कुछ फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलों को हम लोग को याद करना होगा। जैसे ही फॉर्मूले याद हो जाएंगे PI में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है ना, क्लियर बात। तो इसको प्रैक्टिस करते हैं, नेक्स्ट टाइम पे मिलते हैं और PI सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक।